अच्छा जी, हमारे पास ये जो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, उसमें मोस्टली चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। बस कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं जो हमारे रहते हैं, कुछ अपैरेटसेस हैं जो आप टाइम टू टाइम हर चैप्टर में देखते आ रहे हो और यूज भी उनका पता है क्या होता है। जैसे टाइट्रेशन में आपने ब्यूरेट देखा था, पिपेट देखा था, कॉनिकल फ्लास्क देखा था। इसी तरह फिल्ट्रेशन करते वक्त आप फिल्टर फनल देखते हो और फिल्टर पेपर देखते हो। इसी तरह कोई वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास अपैरेटसेस हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में हम पढ़ते हुए तो आ रहे हैं। अब बस थोड़ा सा इन दोबारा एक बार रिविजिट करते हैं इन अपैरेटसेस को कि कौन से अपैरेटस का क्या काम होता है और किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है दैट वी नीड टू मेजर इन O level chemistry is first of all volume of liquids, time, temperature, mass and volume. देखो, हमें वॉल्यूम मेजर करने की जरूरत पड़ सकती है, मास मेजर करने की जरूरत पड़ सकती है, और हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली अब जो चीज पढ़ेंगे ना वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स पढ़ेंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में टेस्ट फॉर आइंस भी आ जाता है, टेस्ट फॉर कैटाइन, टेस्ट फॉर एनाइन, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट भी आ जाता है जो हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में कवर किया है। तो अब जो हमारे पास जो पोर्शन रह गया है इसका, वो रह गया है बस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। बाकी सब हमने एसिड बेसिस में कवर करा हुआ यार टॉपिक। अब हमारे पास देखो, हमें वॉल्यूम मेजर करना है, मास मेजर करना पड़ सकता है, टेम्परेचर मेजर करना पड़ सकता है और टाइम मेजर करना पड़ सकता है। तो इन सब क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कोई सुटेबल अपैरेटस रिक्वायर्ड होगा, और उस अपैरेटस का नाम क्या है और उस अपैरेटस का कितना लीस्ट काउंट पे जाके वो मतलब कि स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या मेजर कर सकता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे जो कॉमनली यूज अपैरेटस है हमारे पास लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में, नंबर वन इज बीकर। बीकर जो है वो इट इज यूज टू मेजर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम्स। बेसिकली वॉल्यूम्स मेजर करने का पर्पस भी नहीं होता बीकर का। बीकर एज अ कंटेनर यूज होता है कोई भी लिक्विड रखने के लिए। लेकिन अब एक कंटेनर है तो उस पर उन्होंने डिविजन्स मार्किंग्स भी डाल दी हैं कि अगर आप इससे कोई अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज ये कोई इतनी रिलायबल मार्किंग नहीं है कि आप कहोगे भाई इस पर अगर मैंने 80 सेंटीमीटर क्यूब मेजर किया है तो एग्जैक्टली 80 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो बीकर, बेसिकली बीकर का पर्पस ये नहीं है कि हमने वॉल्यूम मेजर करना है, ये स्टोरिंग फॉर और ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स के लिए यूज होता है। बट स्टिल दे हैव ग्रेजुएशंस ओवर इट। ये जो मार्किंग्स होती है ना, जैसे स्केल पे आपके पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इनको ग्रेजुएशंस या मार्किंग्स कहते हैं। तो बीकर पे भी मार्किंग्स डाल देते हैं कि चलो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पता लग जाएगा किसी भी चीज का। इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर जो है वो, यस, ये यूज होता है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, बट दिस इज अगेन नॉट हाईली एक्यूरेट। जैसे अगर मैं इस मेजरिंग स्टैंडर्ड को देखूं तो मेजरिंग स्टैंडर्ड में जो डिविजन दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 10 सेंटीमीटर क्यूब और 20 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में अगर आप डिविजन चेक करें तो कितनी डिविजन दी हुई है, 1, 2 के बाद 3 एंड 4। ईच डिवीजन इज ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब, तभी तो 20 तक बनेगा ना। 12 सेंटीमीटर क्यूब, फिर आएगा 14 सेंटीमीटर क्यूब, देन 16 सेंटीमीटर क्यूब, देन 18 सेंटीमीटर क्यूब एंड फाइनली 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेजरिंग सिलेंडर पे अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मिनिस्कस जो है, मिनिस्कस क्या होता है कि लिक्विड भरा हुआ है इस लेवल तक, तो लिक्विड का मिनिस्कस इस तरह से दिखता है। ठीक है, वो जो ग्रेजुएशन है लोअर मिनिस्कस उसको पढ़ते हैं कि वो कितनी मार्किंग पे आ रहा है। जैसे वो आ रहा है इस लेवल पे, अब ये क्या है 62, 64, 66, 68, 70 पे आ रहा है, तो दिस इज 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? मेनिस्कस जो होता है ना हमारे पास, किसी भी लिक्विड को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो दो तरह के मेनिस्कस हो सकते हैं। एक हमारे पास होता है लोअर मेनिस्कस, अगर कोई कलरलेस लिक्विड है तो उसका हम लोअर मेनिस्कस पढ़ते हैं।
लोअर मेनिस का मतलब जो नीचे दिख रहा होगा। अब डायग्राम पे तो आपको आगे वाला मेनिस्कस दिखेगा। इसी तरह अगर कोई कलर्ड लिक्विड है तो उसका हम अपर मेनिस्कस पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है। का जो पर्पस होता है वो भी लिक्विड स्टोर करना ही होता है, लेकिन बीकर, जब बीकर वो काम कर रहा है तो कॉनिकल फ्लास्क का क्या जरूरत है? तो कॉनिकल फ्लास्क हम यूजुअली यूज करते हैं टाइट्रेशन के वक्त। अब टाइट्रेशन में हम ब्यूरेट, जैसे एसिड बेसिस में हमने देखा था कि टाइट्रेशन करते वक्त ब्यूरेट से जो है वो कुछ सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में नीचे गिराते हैं। तो क्या होता है कि यही काम बीकर से बीकर में भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीकर जो है ना वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, और कॉनिकल फ्लास्क में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका जो बॉटम है वो फ्लैट और ब्रॉड बॉटम है। इसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, तो इस पर हल्का सा भी हाथ लगेगा तो ये गिरेगा नहीं। और दूसरी बात, हमें ना अक्सर शेक करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है कॉनिकल फ्लास्क को, ताकि लिक्विड मिक्स हो सके। तो अगर मैं बीकर को हिलाऊंगा तो बीकर का, क्योंकि माउथ वाइड है, तो उसमें से स्प्लैशिंग के चांसेस ज्यादा है। कॉनिकल फ्लास्क की क्योंकि जो नेक है वो नैरो नेक है, तो स्प्लैशिंग के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर आपके पास एक गिलास में पानी भरा हुआ है, उस गिलास को आप थोड़ा सा हिलाओगे तो पानी बहुत इजीली बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगर बॉटल में एक पानी है, और बॉटल मतलब ऐसी बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसके ऊपर से कैप ओपन है, अगर आप बॉटल को हिलाओगे तो इतना इजीली उसमें से बाहर निकल के पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेक नैरो नेक होती है। इसी तरह वॉल्यूम मेजर करने के लिए, लिक्विड्स को डील करने के लिए हमारे पास एक और अपैरेटस है, दैट इज राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क यूज होता है सिंपल डिस्टिलेशन में, ये हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। पिपेट ऑन दी अदर हैंड, पिपेट जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करेंगे पिपेट से हम लोग। पिपेट इज यूज टू मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम। अब अच्छा, पिपेट अब डिपेंड करता है, अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब वाला पिपेट है तो इट कैन ओनली मेजर 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला पिपेट है तो इट कैन ओनली मेजर 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये जो पिपेट है ये एक स्ट्रॉ की तरह होता है, लेकिन ग्लास का होता है। अब इसमें होता है क्या है कि आप लिक्विड को ना सक कर सकते हो किसी भी बीकर में डाल के। जैसे इसका जो लोअर एंड है, इस लोअर एंड को आप लिक्विड में डिप करोगे, और ऊपर से जो अपर एंड है, ये माउथ जो है इसका, यहाँ से आप इसकी सक्शन कर सकते हो। सक्शन करने के लिए, अब जैसे ये स्ट्रॉ की तरह है तो सक्शन आप वैसे माउथ से करोगे तो सक्शन तो हो जाएगी, लेकिन हम कभी भी माउथ से सक्शन नहीं करते। माउथ से सक्शन करने का मतलब है कि अगर ये कोई आपके पास, क्या कहते हैं, एसिड है इसके अंदर, और किसी एसिड को सक कर रहे हो और अगर वो मुंह में चला गया तो वो कोरोसिव होता है, माउथ बर्न हो जाएगा। तो इसको सक्शन करने के लिए हम लोग एक अपैरेटस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेफ्टी बल्ब। उसका नाम सेफ्टी बल्ब भी होता है, या उसको हम सक्शन बल्ब भी कहते हैं। तो वो सेफ्टी बल्ब हम इसके माउथ पे लगा देते हैं, और उससे फिर जो है हम इसकी सक्शन करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो नहीं पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि सेफ्टी बल्ब यूज करते हैं। इसी तरह जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का काम क्या होता है? वो आपका वॉल्यूम मेजर नहीं करता, बल्कि इसमें ना डाइल्यूशन की जाती है। जैसे अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, HCl, इसको मुझे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करेंगे? इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल देंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में थोड़ा सा जो एसिड पड़ा हुआ है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालते हैं। कितना डिस्टिल वाटर डालेंगे? ऊपर एक मार्किंग गिवन होती है, जैसे 50 ml की मार्किंग गिवन है यहाँ पे। तो जब हम उसको पूरा यहाँ तक फिल कर देंगे तो इट मींस वाटर हमने कितना फिल कर दिया है? 50 ml तक, ये 50 लिखा हुआ है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 ml का भी हो सकता है, 50 ml का भी हो सकता है, और यही मार्किंग सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है। इसके ऊपर एक कैप दिया जाता है, उस कैप को लगा के फिर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को प्रॉपरली शेक करते हैं कि वाटर और एसिड मिक्स हो जाए आपस में। आइए आगे बढ़े।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अपैरेटस है वो है ब्यूरेट। ब्यूरेट जो होता है वो आपका ड्रॉप वाइज एडिशन के लिए यूज होता है, जो टाइट्रेशन के वक्त हमने यूज किया था। टाइट्रेशन के वक्त हम क्या करते हैं, जब एसिड और अल्कली को रिएक्ट करवा रहे थे एसिड बेसिस सॉल्ट में सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क था। उस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने लगा दिया एक ब्यूरेट, और ब्यूरेट के अंदर इट इज फिल्ड विद इधर एसिड और अल्कली। लेट्स से इसमें हमने अल्कली डाल दिया और नीचे फ्लास्क में एसिड है, तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्कली ऐड करवाएंगे फ्लास्क के अंदर। और ड्रॉप बाय ड्रॉप कैसे ऐड करवाएंगे, क्योंकि ब्यूरेट के नीचे जो है ना एक टैप होता है, उस टैप को जब हम प्रेस करते हैं या मूव घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, तो ड्रॉप वाइज एडिशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर ब्यूरेट की डायग्राम देखें तो ब्यूरेट में जब आप लेवल कंप्लीटली फिल कर देते हो, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो फिल होने के बाद ऊपर वाला लेवल जो है वो 0 सेंटीमीटर क्यूब या 0 ml पे आ जाता है। अब अगर आप ब्यूरेट में से नीचे से टैप ओपन करके लिक्विड निकालोगे, तो ये लेवल जो है वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिर गिर के लेट से यहाँ पे आ गया 30 पे। तो 0 से 30 तक नीचे लेवल आने का मतलब क्या है कि आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब का लिक्विड ब्यूरेट से निकाल लिया है बाहर। अब जैसे यहाँ पे जो जूम करके दिखाया हुआ है, ये अब देख छोटी डायग्राम में तो 30 लग रहा था, लेकिन ये 30 नहीं है। देखो ये जो है, अब ब्यूरेट की अगर मैं डिवीजन देखूं तो ये डिवीजन पीवी है 29 की, और 29 से ऊपर 28 है। 29 और 28 के बीच में दे आर 10 डिवीजन। इसका क्या मतलब है कि ईच डिवीजन जो है वो कितने की बन रही है, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9 एंड, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये ऊपर से नीचे जो है ना वो इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है। ऊपर 0 था ना, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वहां से इंक्रीज हो रहा है। तो 28 है, तो फर्स्ट डिवीजन जो होगी वो होगी 28.10 की। दूसरी डिवीजन जो होगी वो 28.20 की है। थर्ड डिवीजन जो है वो 28.30 की है। देन 28.40 एंड 28.50। तो उसके बाद 28.60, 28.70, 28.80, 28.90, देन 29। अच्छा, मैं ये 2 डेसिमल प्लेस पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ब्यूरेट का जो लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट इट कैन मेजर। लीस्ट काउंट of any apparatus is the smallest value an apparatus can measure. Smallest value a apparatus can measure, तो उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। अब देखो मेनिस्कस अभी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो भी सोल्यूशन इसमें भरा हुआ है, अगर हम इसका मेनिस्कस देखें तो वो 28.8 और 28.9 के बीच में है। ऐसा ही है ना, समझ आ रही है वाली बात। जो मेनिस्कस है वो एग्जैक्टली 20, ये जो लोअर मेनिस्कस बन रहा है ना, इसको अगर हम पढ़ें तो ना तो ये 28.9 पे लाई कर रहा है, ना ये 28.8 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये लाई कर रहा है इन बिटवीन 28.8 एंड 28.9। तो इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, 28.8 हाफ से बिटवीन 28.8 एंड 28.9 वुड बी 28.85। so we can measure up to 2 decimal places in a burette। इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 2 डेसिमल प्लेस होता है, और इसकी रीडिंग भी ना हम 2 डेसिमल प्लेस ही दे रहे होते हैं।
एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस तो लिखनी है। मतलब अगर ये रीडिंग आपकी इनिशियल रीडिंग 0 से भी स्टार्ट हो रही है ना, तो आप यूनिट में रीडिंग लिखते वक्त अगर जब क्वेश्चन में कहता है लिखने के लिए, तो आप 0 नहीं लिखते हो, आप 0.0 लिखते हो। अगर 30 रीडिंग है तो 30 नहीं लिखोगे, 30.0 लिखोगे। डेसिमल प्लेस आपको दिखाना ही है इसमें। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में, जिसमें अपैरेटस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, वो है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। तो ये ब्यूरेट है, इसका लीस्ट काउंट इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट काउंट इसका है 2 डेसिमल प्लेसेस ब्यूरेट का। इसी तरह वॉल्यूम मेजर करने के लिए, अच्छा ब्यूरेट जो है वो आपका वेरिएबल वॉल्यूम मेजर करेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब आप 2 कहोगे मुझे 25 भी मेजर करनी पड़ सकती है, 25.5 भी मेजर करनी पड़ सकती है, तो ब्यूरेट इज द बेस्ट चॉइस। और ब्यूरेट जो है वो मोस्ट हाईली एक्यूरेट apparatus है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इन केमिस्ट्री लैब। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट apparatus to measure volume of liquids। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा फिर टेस्ट ट्यूब्स का पर्पस क्या है कि अगर मुझे कोई टेस्ट फॉर आइन करना है, तो हम लोग थोड़ा सा सैंपल जो लेते हैं वो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। और इसमें कोई सैंपल डाल के इसके अंदर हम एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे या एक्वस अमोनिया डालेंगे, टू टेस्ट के वो पीपीटी किस कलर का बन रहा है। अच्छा एक बात, आप लोग जो है ना एटीपी के ईयरली पेपर स्टार्ट कर दो, हम लोग करेंगे। आई थिंक हमने स्केड्यूल में जो ईयरली की क्लासेस कर रहे हैं उसमें एटीपी के पेपर भी डाले हुए हैं, कुछ फिजिकली भी करेंगे क्लासेस में। लेकिन आप लोग जो है ना वो अपने आप से स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसकी थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा कि डिफरेंट चीज़ें, लेकिन फिर आप यूज टू हो जाओगे, ज़्यादा नहीं करने। और वो जो नया स्पेसिमेन पेपर आया है पहले तो मैं वो करवाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है ना उसने काफ़ी एब्रप्ट शिफ्ट कर दिए हैं। अब मैं एटीपी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस चैप्टर इज मोस्टली रिलेटेड टू अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। तो उसने जो स्पेसिमेन पेपर में ना एक अजीब सा ही पेपर बना, अजीब सा नहीं मतलब जैसा वो ओ लेवल का हुआ करता था वैसा नहीं है, डिफरेंट बना के दिया। तो क्वेश्चंस का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो सिंपलर चीजें हैं, ज्यादा सिंपलर कर दी हैं, लेकिन क्योंकि आप शायद यूज टू नहीं हो गए उन चीजों से, तो स्पेसिमेन पेपर तो मैं खुद करवाऊंगा। लेकिन उसके पीछे के पेपर अगर पॉसिबल है तो आप लोग स्टार्ट कर दो, ताकि जब हम करने बैठे क्लास में तो थोड़ा सा आपने हाथ पैर मारा हुआ उस पर, अगर तो अभी तक नहीं कर रहे एटीपी स्टार्ट। और अगर टॉपिकल करना चाहो एटीपी के, तो टॉपिकल में आप रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल एनर्जेटिक्स के टॉपिकल करो। बाकी के टॉपिकल हमने ज्यादातर क्लास में डिस्कस किए हुए थे, पेपर 2 जैसे ही होते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोल्स। आगे बढ़े, समझ आ रहा है सबको? अलिशबा, आमना, ईमान। ओके। हसीब, मैंने ये रिकॉर्ड कर ली है क्लास, थोड़ा सा ही निकला है ना, देख लेना। अच्छा इसके बाद बॉइलिंग ट्यूब हम लोग यूज करते हैं हीटिंग के लिए। गैस सिरिंज हम लोग यूज करते हैं टू कलेक्शन फॉर गैसेस, जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन में ये apparatus देखा था ना।
इसी तरह सेपरेटिंग फनल हम लोग जो है वो आपका जो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड दैट डू नॉट डिसॉल्व। तो अगर हमें इमिसिबल लिक्विड्स की सेपरेशन करनी है, जैसे वाटर और ऑयल है, तो ऑयल पानी के ऊपर आके खड़ा हो जाता है ना, तो उसको अगर मैं कहूँ कि मुझे पानी अलग करना है, ऑयल अलग करना है, जैसे आप लोग सालन खाते हो, सालन में से ऑयल निकालने के लिए क्या करते हो, उसकी डिकेंटिंग करते हो ना, थोड़ा ट्रे या आपकी जो प्लेट है उसको टेढ़ा कर देते हो। सेपरेटिंग फनल भी वही काम करता है। इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो नीचे सेटल्ड हो जाएगा, ऑयल जो है वो थोड़ी देर बाद सारा ऊपर चला जाएगा। तो आप पहले टैप खोल के वाटर निकाल लो और फिर ऑयल निकाल लेना। सही है ना? अच्छा, उसके बाद कंडेंसर हम आगे डिस्टिलेशन में देखेंगे। बंसन बर्नर हीटिंग के लिए यूज होता है, बस इसकी ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। ट्राइपॉड एंड गैस बेसिकली एक स्टैंड है जिसके नीचे हम बंसन बर्नर रखते हैं और वो हीटिंग के लिए यूज होता है। बंसन बर्नर से जब भी हम किसी चीज की हीटिंग करते हैं तो इनिशियली हम लोग स्लो हीटिंग करते हैं। जैसे बंसन बर्नर है ना, उसका जो फ्लेम होता है उसको हम ये कहते हैं कि इसका जेंटल फ्लेम। जेंटल फ्लेम मतलब जैसे आपके घरों में जो चूल्हा होता है उसको अगर आप थोड़ा कम उस पे रखो, कम इंटेंसिटी पे, या क्या कहते हैं उसको, कम आंच पे रखो, तो दैट इज जेंटल फ्लेम। अगर आप उसको बहुत ज्यादा फुल कर दोगे तो उसको हम कहते हैं हॉट फ्लेम। बच्चे कहते हैं हॉट फ्लेम का क्या मतलब है, फ्लेम तो हॉट ही होगा ना। हॉट फ्लेम का मतलब है स्ट्रॉन्ग फ्लेम, मतलब बहुत ज्यादा आपने ओपन किया हुआ है उसको। उसको स्ट्रॉन्ग फ्लेम भी कहते हैं, या फिर उसको ना रोरिंग फ्लेम भी कहते हैं। रोरिंग समझते हो? रोरिंग फ्लेम मतलब दहाड़ता हुआ, इधर उधर लपटे मारता हुआ, मतलब बहुत ज्यादा हॉट फ्लेम। और अगर किसी पाउडर को हम लोग हीट करते हैं किसी भी चीज में, तो हम इनिशियली ना जेंटल फ्लेम पे हीट करते हैं, अदरवाइज अपैरेटस ब्रेक हो सकता है। जैसे कोई शीशे का अपैरेटस है, जैसे इवापोरेटिंग डिश है या क्रूसिबल है, दे में क्रैक क्रैक कर सकती है वो। या कोई सॉलिड को हीट कर रहे हो तो वो सॉलिड जो है वो स्पिट कर सकता है बाहर। स्पिट का क्या मतलब है, वो उड़ उड़ के बाहर निकल सकता है, स्पिट आउट हो सकता है सॉलिड। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जेंटल हीटिंग करते हैं किसी भी चीज की। इसी तरह ट्राईपॉड एंड गेज कुछ भी नहीं है, इसका बस नीचे जो है ना हम ट्राईपॉड स्टैंड रखेंगे और कोई चीज हीट करनी है तो वो बीकर के वो जो स्टैंड है उसके ऊपर रखेंगे। अब जो स्टैंड होता है ना वो बीच में से ओपन होता है, मतलब ये ट्राइंगल शेप का होता है। इसकी तीन टांगे होती हैं, इस चीज को ट्राइपॉड कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके ऊपर कोई चीज रखोगे ना तो नीचे गिर जाएगी, तो हम इसके ऊपर ना एक जाली रख देते हैं। इस जाली को हम कहते हैं गैस, और इस जाली के ऊपर फिर हम जो है वो अपना बीकर वीकर जो भी रखना है वो रखेंगे। सही है। अक्सर अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी होती है ना, तो हम जाली के बजाय ना एक पाइप के लिए ट्राइंगल भी रखते हैं। पाइप के लिए ट्राइंगल। ठीक है, पाइप के लिए ट्राइंगल बेसिकली सिरेमिक का वो होता है, तीन रॉड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना इस तरह से अटैच्ड होती हैं, ट्राइंगल बना हुआ होता है। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर आप कुछ रख दो तो ये एरिया छोटा हो जाता है ना। जैसे जो घरों में जो वो स्टोव होते हैं, स्टोव के ऊपर भी तो एक ग्रिल रखी हुई होती है ना, डायरेक्ट तो आप स्टोव के ऊपर कुछ नहीं रखते हो। स्टोव के ऊपर एक ग्रिल होती है, उसके ऊपर अपने बोल वगैरह रखते हो ना। वो ग्रिल हटा के डायरेक्ट तो स्टोव के ऊपर नहीं रखते हो ना। देखना आज जाके जरा गौर से। फैज ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि जेंटल हीट, ट्राइंगल, कौन सा पैरेटस कितने एक्यूरेसी पे जाके मेजर कर रहा है, ये क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली इसके क्वेश्चन हम करेंगे, पास पेपर्स करेंगे ना। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्राइपॉड या क्लैम्प स्टैंड, इसको हम कहते हैं, इसका नाम ना रिटॉर्ट स्टैंड भी होता है। जैसे अभी हमने देखा था जो टाइट्रेशन करते वक्त ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट को जो है ना हमें वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा। अब हम हाथ से नहीं पकड़ के खड़े होते हैं उसको, बल्कि हम इसको क्या करते हैं, उसको ना हम क्लैम कर देते हैं एक क्लैम स्टैंड के साथ इस तरह से।
क्लैम जो है ना वो ब्यूरेट को ऐसे होल्ड कर लेता है। इस स्टैंड को ना हम कहते हैं रिटॉर्ड, RETORD, रिटॉर्ड स्टैंड भी कहते हैं इसको, और इसको क्लैम्प एंड स्टैंड भी कहते हैं। क्लैम्प मतलब पकड़ना, स्टैंड मतलब जो सपोर्ट है उसकी। ठीक है, अब इसमें ना जो डायग्राम बनी हुई है इसमें देखो बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्लैंप्स बनाए हुए हैं। ये सारे जो है ना एक वक्त में कोई एक ही लगा हुआ होगा। सही है। अब अगर मुझे कोई ब्यूरेट को पकड़ के खड़ा होना है तो मैं पकड़ के खड़ा नहीं होऊंगा। ये फिजिक्स की लैब में भी होता है। अगर आपको किसी मीटर रूल को वर्टिकली इरेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसके साथ एक क्लैम लगा के स्टैंड के साथ उसको खड़ा कर दोगे। इसी तरह इवेपोरेटिंग डिश हमने सॉल्ट प्रिपरेशन में देखी थी, जब हम वाटर को हीट करके उड़ा के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो दैट इज इवेपोरेटिंग डिश। और वाइड शैलो डिश टू अलाउ लिक्विड्स टू इवेपोरेट, और इसकी भी जब हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो जेंटल हीट स्टार्ट करते हैं। इसकी जेंटल हीटिंग इज डन इनिशियली, अदरवाइज इट में क्रैक ओपन, क्रैक हो सकती है ये। और क्रैक होने के साथ साथ वाटर जो है वो स्प्लैश आउट भी हो सकता है। एकदम से पानी गर्म होगा ना तो उड़ उड़ के बाहर जा सकता है। क्रूसिबल एंड लिड का भी यही काम है। क्रूसिबल जो होती है वो भी सिरेमिक की होती है, उसमें भी हम लोग हीटिंग करके सॉलिड को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं या इवेपोरेट कर रहे होते हैं, किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे होते हैं। मॉर्टर एंड पेसल ये इतना कोई खास चीज नहीं है, ये क्रश करने के लिए होती है चीजों को। फिर पेस्चर, टीट पिपेट या ड्रॉपर क्या होता है कि अगर मुझे कोई लिक्विड निकालना है कुछ ड्रॉप्स उसके, जैसे वो इंक निकालने के लिए ड्रॉपर यूज होता है ना, वैसे एक ड्रॉपर होता है ये। देन वी हैव टॉप पेन बैलेंस या मेजरिंग बैलेंस या मास बैलेंस, जो कि मास मेजर करने के लिए यूज होता है, राइट। और फिर स्पैचुला, स्पैचुला बेसिकली केमिस्ट्री की दुनिया का जो चम्मच है ना वही वो स्पैचुला है, और कुछ नहीं है नई चीज इसमें। अब ये जो है ना ये फ्लैट होता है। यहाँ से फ्लैट होने का रीजन इसका क्या है, देखो अब आपके पास एक बीकर है। अब अगर आप नॉर्मल जो घरों में चम्मच होता है उसको यूज करो तो अगर बीकर के यहाँ पे कोई पाउडर स्टक हो गया तो आप वो जो चम्मच होता है वो तो कर्व होता है ना, तो वो आप यहाँ से यू करके होता है, वो टच ही नहीं हो पाएगा उस पर। तो स्पैचुला देखो ये स्ट्रेट चम्मच है, तो जो आराम से जो है ना स्क्रैप करने के लिए एट द एजेस ऑफ बीकर यूज कर सकते हो आप, इसलिए ये ऐसे बने हुए होते हैं। ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? देखो मोल्स में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, याद है सबको? सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स, और सॉल्वेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट डज द डिसॉल्विंग। राइट। इसी तरह अगर हम बात करें आपका सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा ये सारी चीजें हमने ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में थोड़ी बहुत पढ़ ली है बिट्स एंड पीसेस में, बस इसको मैं सब समराइज कर रहा हूँ कि तुमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। और कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हमें पढ़नी है, जैसे आपका डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। बस ये दो टेक्निक हमें और पढ़नी है। ये चैप्टर हमारा हुआ है, टेस्ट फॉर आइन हमने पढ़े हुए, टेस्ट फॉर कैटाइन, टेस्ट फॉर एनाइन, वो जो टेबल था। फ्लेम कलर टेस्ट का क्वेश्चन हमने नहीं करा, लेकिन फ्लेम कलर टेस्ट भी हमें याद रखना है। अब स्पेसिमेन पेपर में एटीपी में इन्होंने दे दिया है हमें एक फ्लेम कलर का क्वेश्चन, तो वो हम करेंगे स्पेसिमेन पेपर, तो उसमें देखेंगे। सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा फिर हमने ना जब सॉल्ट प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने देखा था, हम कहते थे कि हीट द सोल्यूशन अंटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव्ड।
वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बेसिकली क्या था, सैचुरेटेड सोल्यूशन था कि जब हमारे पास मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट हो डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब इतना सॉल्यूट डिसॉल्व, इतना सॉल्यूट उसमें इस वक्त लिक्विड में है कि इससे मजीद डालोगे ना तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब अगर आप आधा गिलास पानी लो, इसमें 1 चम्मच चीनी डालो, वो डिसॉल्व हो गई, 2 चम्मच चीनी डालो, डिसॉल्व हो गई, 3 चम्मच चीनी डालो, डिसॉल्व हो गई। आपने चौथा चम्मच चीनी डाला, चीनी जो है वो आधा डिसॉल्व हुआ, आधा डिसॉल्व भी नहीं हो रहा, आप बेशक हिलाते ही क्यों ना रहो उसको। क्यों? क्योंकि अब सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, इसमें मजीद सॉल्वेंट में गुंजाइश नहीं है टू डिसॉल्व द सॉल्यूट। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इट इज अ सोल्यूशन containing maximum concentration of a solute dissolved in the solvent at a specified temperature। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ना तो फिर सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब पानी को गर्म करो, जो चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही थी ना उसको गर्म करो तो थोड़ा सा और डिसॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और टर्मिनोलॉजीज हमने फिल्ट्रेशन के वक्त एक देखा था, रेजिड्यू, जो फिल्टर पेपर में रुक जाता है। अ सब्सटेंस दैट रिमेन्स आफ्टर फिल्ट्रेशन, अ सब्सटेंस that remains after filtration। आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? सबके पास प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का? आवाज आ रही है जोएब सबको? अच्छा, इसी तरह रेजिड्यू सिर्फ फिल्ट्रेशन के वक्त नहीं होता। रेजिड्यू जो है वो आपका, अगर आप इवेपोरेशन करते हो तो जो चीज रह जाती है उसको भी रेजिड्यू कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर इवेपोरेशन, दिस इज आल्सो रेजिड्यू। ठीक है, इसी तरह वो अगर डिस्टिलेशन के बाद नीचे कुछ बचा रह जाएगा, डिस्टिलेशन में पानी उड़ाते हैं, ठीक है, तो उसको भी रेजिड्यू कह सकते हैं, सब्सटेंस दैट रिमेन्स आफ्टर डिस्टिलेशन, दिस इज आल्सो रेजिड्यू। तो रेजिड्यू की कोई एक चीज को रेजिड्यू नहीं कहते कि फिल्ट्रेशन में जो बचा रह जाएगा वही रेजिड्यू होगा। क्लियर है? और फिल्ट्रेट किसको कहते हैं? अ लिक्विड और सॉल्यूशन दैट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, ये एक ही चीज में से निकलता है। फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन की वजह से ही आएगा। अ लिक्विड और सॉल्यूशन that passes through filter paper। क्लियर है?
अच्छा, बस ये इसमें ना इस चैप्टर में हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, जिसमें क्रोमेटोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी फिल्ट्रेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एसिड बेसिस इन सॉल्ट में क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया, मतलब किसी भी सॉल्युबल सॉल्ट को किस तरह से क्रिस्टल्स बनाते हैं वो भी हमने देखा हुआ है। और बस हमें जो है ना अब क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो नेक्स्ट क्लास में ना हम वो कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल का ग्रुप 7 का रिएक्शन है एक, वो बताना है। दैट्स इट। तो हम ना एक क्लास संडे को भी ऑनलाइन करेंगे जिसमें ये वाला चैप्टर आके ना अभी खत्म करेंगे, और कमिंग वीक जो है वो फिर हम लोग एटीपी के कुछ पास पेपर्स करेंगे, तो वो मतलब ये चैप्टर उसी के साथ लिंक अप हो जाएगा सारा। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मजीद सॉल्वेंट में गुंजाइश ना हो टू डिसॉल्व और फर्दर सॉल्यूट, मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका हुआ है उसमें, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके।